कहीं एक गांव में एक मेहनती लोहार रहता था। उसका नाम राम प्रसाद था। वो दिन रात बहुत मेहनत करता था और खेती करने के औजार बनाता था। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, जिसमें उसके 2 बच्चे और एक बीवी थे। एक दिन सुबह सुबह राम प्रसाद ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जरा जल्दी से कुछ रोटियां बना दो, मैं बाजार के लिए निकल रहा हूँ और लगता है मुझे आने में आज रात हो जाएगी। थोड़ी देर बाद खाने के सामान और पानी लेकर वो बाजार की ओर निकल गया। बाजार का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ दूर जाने के बाद राम प्रसाद ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान का नाम जप रहा था और जोर जोर से हंस भी रहा था। वो उनके पास गया और बोला, बाबा जी, क्या बात है? आप इतना क्यों हंस रहे हो? तब बाबा ने बोला, अरे बेटा राम प्रसाद, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राम प्रसाद चौंक जाता है। बाबा जी कहते हैं, राम प्रसाद, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे खिला सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। राम प्रसाद खुशी से जवाब देता है, क्यों नहीं बाबा जी। और राम प्रसाद पोटली में से कुछ रोटियां निकालकर बाबा को खाने के लिए दे देता है। कुछ देर बाद बाबा ने राम प्रसाद से और रोटियां मांगी और राम प्रसाद ने अपने हिस्से की रोटियां भी उन्हें दे दी और बाबा से विदा लेकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद बाबा ने पीछे से आवाज दी, राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, तुमने तो सारी रोटियां मुझे खिला दी, अब तुम क्या खाओगे? राम प्रसाद ने जवाब दिया, बाबा जी, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बाजार की ओर ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ किसी दुकान से खा पीकर अपना पेट भर सकता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राम प्रसाद की ऐसी बात सुनकर बाबा जी खुश हो जाते हैं और राम प्रसाद को एक हथौड़ा देते हैं और कहते हैं, ये लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और ये तुम्हारी बहुत मदद भी करेगा। ये देखकर राम प्रसाद चौंक जाता है और पूछता है, इस हथौड़े को आप मुझे क्यों दे रहे हैं बाबा जी? बाबा जी कहते हैं, क्योंकि बेटा, तुमने मुझ जैसे फकीर पर दया दिखाकर और अपना खाना देकर एक अच्छे इंसान होने का परिचय दिया है। और ये हथौड़ा कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। इसे मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना और इसे कभी किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना। ये कहकर बाबा जी अचानक गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर राम प्रसाद वो हथौड़ा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। दूसरे दिन से राम प्रसाद हथौड़ा लेकर अपनी दुकान में काम करने लगा। जब वो हथौड़ा किसी लोहे पर पड़ता तो अपने आप बर्तन में बदल जाता। कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा औजार चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा कर देता था। राम प्रसाद भी अपने हथौड़े से बहुत खुश रहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने राम प्रसाद को घर पर बुलाया और कहा, राम प्रसाद, तुम जानते हो गांव वालों को शहर जाने में कितनी परेशानी होती है। 2 दिन लग जाते हैं। तुम्हारे पास जो जादुई हथौड़ा है, क्या तुम उससे उस पहाड़ को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हो और गांव की खुशहाली क्या ला सकते हो? राम प्रसाद कहता है, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं तो गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए। राम प्रसाद ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। हथौड़ा वहाँ से उड़ता है और देखते ही देखते पहाड़ को कुरेद डालता है। जल्दी ही गांव के लोगों ने उस जगह पर पानी और मिट्टी डालकर एक सुंदर रास्ता तैयार कर दिया। मुखिया जी ने राम प्रसाद को शाबाशी देते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से यह मुश्किल काम सफल हो गया। पूरे गांव को तुम पर नाज है। घर आकर राम प्रसाद के मन में एक बात आती है। वो सोचता है, पहली बात तो ये है कि मेहनत का काम तो हथौड़े ने किया और दूसरी बात ये है कि नई सड़क का जो लाभ होगा वो पूरे गांव वालों को मिले, तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा है?
हताश होके वो दोबारा जंगल की ओर प्रस्थान करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राम प्रसाद को फिर से वो बूढ़ा आदमी वहीं मिलता है। राम प्रसाद उस बूढ़े आदमी को अपनी पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनकर बूढ़ा आदमी राम प्रसाद को हथौड़े की वास्तविकता समझाते हुए कहता है, हथौड़े का प्रयोग बल से नहीं बुद्धि से होता है। वो राम प्रसाद को समझाता है कि हथौड़े की एक नहीं अनेक काम और फायदे हैं। इसके बाद से राम प्रसाद समझता है कि उसका उपयोग कैसे करना है। वो अपने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार नहीं बल्कि अलग अलग चीजें बनाने में और तोड़ने में करने लगा और बर्तन बनाने आदि काम करते करते देखते ही देखते राम प्रसाद एक अमीर आदमी बन गया और उसका अपना सपना पूरा हो गया। आज हमने क्या सीखा? हमारे पास जो चीजें होती हैं, उसका मोल हमें पहचानना चाहिए। जादुई टोकरी। एक गांव में भोली और भूरी नाम की दो फल बेचने वाली रहती थी। दोनों हमेशा साथ रहती थी और एक दूसरे की मदद भी करती थी। चलो चलो जल्दी करो, फल बेचने नहीं जाना? हाँ हाँ आ रही हूँ। भूरी, आज देर लगा दी, बाजार में फल नहीं बेचने? अरे बेचने हैं। आज मेरे मामा जी कई सालों बाद मेरे घर आए हैं। वो मुझे अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहते हैं। पर क्या भूरी, तुम काफी सालों से यही फल बेच रही हो। कुछ दिन अपने मामा के साथ बाहर जाओ, थोड़ा घूम लो, फिर बाकी जिंदगी फल ही तो बेचने हैं। जाना तो है, पर मामा जी आज ही जाने की बात कर रहे हैं और आज ही निकल गई तो मेरे फलों को कौन बेचेगा? मेरा काफी नुकसान हो जाएगा। बस इतनी सी बात, तो पहले क्यों नहीं कहा? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने फलों के साथ साथ तुम्हारे फल भी बेच दूंगी और फिर जब सारे फल बिक जाएंगे तो मैं तुम्हारी टोकरी तुम्हारे घर पर रख दूंगी। ऐसे फलों का भी नुकसान नहीं होगा और तुम भी आराम से अपने मामा के साथ जा सकती हो। सच में भोली, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। ये लो फलों की टोकरी, कोशिश करना कि तुम इसे अच्छे दाम में बेच सको। आखिर वापस आकर मुझे अपने मकान का किराया जो भरना है। भोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे दाम दिला दूंगी। भोली की बात सुनकर भूरी खुशी खुशी अपने मामा जी के साथ घूमने निकल गई। भूरी के जाने के बाद भोली अपनी पड़ोसन रुक्कू के साथ मिलकर फल बेचने निकल पड़ी। रुक्कू बड़ी ही चालाक थी। वो कभी किसी का भला नहीं चाहती थी, पर पड़ोसी होने के कारण भोली उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कुछ देर चलने के बाद, अरे भोली, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम अपने फलों को बेचने के लिए मेहनत करो। भूरी की फलों की टोकरी मुझे दे दो। नहीं नहीं भूरी, नहीं नहीं, भूरी की टोकरी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उससे अच्छे दाम में बेचूंगी। तुम कितनी भोली हो। क्यों? देखो, यहाँ तुम दो दो फलों की टोकरियों को कड़ी धूप में बेचने निकली हो और वहाँ तुम्हारी सहेली भूरी ऐश कर रही होगी। ऐसा मत कहो रुको, भूरी बहुत गरीब है। 8 सालों बाद उसके मामा जी उसे घुमाने ले गए हैं। होली, तुम सच में बेवकूफ हो। चलो एक काम करो, ये टोकरी मुझे दे दो। मैं ये सारे फल रईस जमींदार को बेच आती हूँ और जो भी पैसे मिलेंगे वो आधे आधे बांट लेंगे। रुक्कू की बात सुनकर भोली के मन में लालच भर गया और उसने भूरी के फलों से भरी टोकरी रुक्कू को दे दी। सही कह रही हो तुम भोली। रुक्कू की बात सुनकर भोली ने उसे भूरी के फलों की टोकरी दे दी। कुछ देर बाद रुक्कू खाली टोकरी हाथ में लिए वापस लौटी। रुक्कू, तुमने सच में सारे फल जमींदार को बेच दिए? हाँ, फिर तो तुम्हें काफी पैसे मिले होंगे।
टोकरी भूरी की है। मैंने तुम्हें फल बेचने के लिए दी थी। ना फल तुम्हारे और ना टोकरी। अब ये सब मेरा है। और अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मैं सबको कह दूंगी कि तुमने भूरी की टोकरी चुराई है। रुकू की बात सुनकर भोली को अफसोस हुआ और वो चुपचाप गांव से निकल गई। कुछ दिन बाद जब भूरी वापस आई तो उसने भोली को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नजर नहीं आई। तब उसने रुकू से भी पूछा, पर रुकू ने भी कोई जवाब नहीं दिया। पैसा ना होने के कारण भूरी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा और वो जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे सो गई। तब उसने देखा कि पेड़ पर एक छोटी सी टोकरी पड़ी है। टोकरी को देखकर भूरी ने सोचा, ये छोटी सी टोकरी मेरे बड़े काम आ सकती है। मैं इसी जंगल से कुछ फल ले जाती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। फिर जो पैसे मिलेंगे मैं उससे अपना गुजारा कर लूंगी। भूरी ने जंगल से कुछ फल तोड़े और बाजार की ओर चल दी। बाजार जाकर उसने जैसे ही अपने फल बेचने शुरू किए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और देखते ही देखते उसके सारे फल खत्म हो गए थे। वाह, मेरी टोकरी तो खाली हो गई। काश कुछ और फल होते तो मैं थोड़े और पैसे बना लेती। फिर मेरे सर पर एक बार फिर छत होगी। भूरी ने जैसे ही मन मन में ये सोचा तो उसकी टोकरी फिर से फलों से भर गई। भूरी ये सब देखकर हैरान हो गई और उसने खुशी खुशी अपने फल बेचने शुरू कर दिए। ये फल भी जल्द ही बिक गए और टोकरी से भर गई। अब मेरी टोकरी 3 बार भर गई है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए और अब मैं कल फिर से थोड़े फल बेचूंगी। भूरी हर रोज फल बेचती और पैसे बचाकर उनसे अपने लिए एक बड़ा घर खरीदा, पर वो हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट देती थी। एक दिन वो गरीबों को खाना बांट रही थी तो उसने देखा कि भोली भी वहाँ खड़ी है। भूरी को देखकर भोली ने अपनी नजर झुका ली और शर्मा कर वहाँ से निकलने लगी। तब, अरे भोली, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। भूरी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की, पर देखो आज मेरी भी रोजी रोटी मुझसे छीन ली गई। पर क्या हुआ? भोली ने भूरी को सारी कहानी बताई। पहले तो भूरी को बहुत गुस्सा आया, पर फिर वो शांत हो गई। भोली, जो तुमने किया वो गलत तो है, पर अंत भला तो सब भला। अब तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ जादुई टोकरी से फल बेचो। आखिर एक दोस्त ही एक दोस्त के काम आता है। जादुई घंटी। ये कहानी बादलपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले राहुल की है। राहुल एक ईमानदार मोची था। वो रात दिन लोगों के जूते साफ करके ठीक किया करता था, जिससे उसका घर चलता था और बचे पैसे से वो अपनी बहन सीमा की कॉलेज की फीस जमा कराया करता था। राहुल के माता पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब उस पे आ गई थी। राहुल हर दिन की तरह अपना सामान लेकर बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता और ईमानदारी से सभी के जूते साफ करता। वह सभी की मदद करता। एक दिन वहां से एक वृद्ध महिला सड़क पार करके आ रही थी। जैसे ही वो महिला राहुल के करीब पहुंची, वैसे ही वो बेहोश हो गई। राहुल घबरा कर चिल्लाने लगा और उस महिला की मदद करने चला गया। अरे अम्मा, उठिए, क्या हुआ? आप ठीक हैं? उठिए। राहुल ने तुरंत अपनी थैली से पानी की बोतल निकालकर महिला पर पानी छिड़का, पर महिला को होश नहीं आया।
तब तुरंत राहुल उस महिला को नजदीक के अस्पताल में ले गया और वहां डॉक्टर को सारी बात बताने लगा। डॉक्टर डॉक्टर, ये वृद्ध महिला मेरी दुकान के नजदीक आकर बेहोश हो गई थी। मैंने पानी भी छिड़का मगर इन्हें होश नहीं आया। आप बाहर इंतजार कीजिए, हम अभी देख लेते हैं। तब तक आप फॉर्म और फीस जमा कर दीजिए। राहुल अपने बचे कुचे पैसे से फीस और फॉर्म जमा करता है और सीमा को टिफिन के साथ अस्पताल बुलाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी कमजोरी हुई है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और इन्हें सेहतमंद खाना दीजिए जिससे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाते ही सीमा घबराई हुई टिफिन लेकर पहुंचती है और अपने भैया को ठीक देखकर चैन की सांस लेती है और पूछती है, भैया क्या हुआ? आपने मुझे इस तरह अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? कुछ हो गया है? आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ सीमा, घबराओ मत। राहुल सीमा को सारी बात समझाता है और सीमा उदास हो जाती है। पर भैया हम क्या करेंगे? अब तो इतने पैसे भी नहीं बचे, घर का राशन भी खत्म होने आया है। हम खुद कभी कभी भूखे सो जाते हैं और हम अम्मा जी को कैसे खाना खिलाएंगे? तुम सही कह रही हो, पर अब अम्मा हमारी जिम्मेदारी है और हमें इनका ध्यान रखना होगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है। राहुल और सीमा पीछे की तरफ देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। इतनी तेज चमकती हुई रोशनी के बीच एक खूबसूरत कन्या खड़ी होती है और वो उससे पूछती है, अरे आप कौन हैं? यहाँ तो अभी एक वृद्ध महिला थी। आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मैं एक देवी हूँ और मैं तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को परख रही थी और मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी हवा में अपना हाथ घुमाती है। तभी एक चमकती हुई घंटी उनके हाथ में प्रकट हो जाती है। अरे यह तो घंटी है, भला इसका मैं क्या करूँगा? ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। तुम इससे जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। पर हाँ, घमंड मत दिखाना, ये तुम्हारे साथ तभी तक काम करेगी जब तक तुम अच्छाई और दूसरों का भला करते रहोगे। ये कहकर देवी वहां से गायब हो जाती है और राहुल और सीमा खूब खुश हो जाते हैं और घर पहुंचकर इसका इस्तेमाल करने का सोचते हैं। भैया बहुत खूब लग रही है, क्यों ना हम खाना मांग लें? राहुल घंटी बजाकर खाने की मांग करता है और तुरंत ही कई प्रकार के पकवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं। अगले दिन जब राहुल दोबारा काम पर जाता है तब सीमा घंटी से अपने घर के लिए सामान मांगने लगती है। धीरे धीरे उसका घर पूरा बंगले में बदल जाता है और वो घमंडी और स्वार्थी हो जाती है। राहुल अपने घर की जगह इतना बड़ा बंगला देखकर बहुत चक्का हो जाता है और कहता है, अरे यह किसका बंगला है? लगता है मैं गलत जगह आ गया। राहुल जैसे ही पलटकर जाने लगता है उतनी ही देर में उसकी बहन सीमा उसे आवाज देकर रोक लेती है। भैया रुकिए, ये हमारा बंगला है। राहुल सीमा की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और अंदर जाता है। अंदर जाते ही राहुल घर की चकाचौंध देखकर दंग रह जाता है। अरे सीमा, ये सब कैसे और कब हुआ? भैया आपने घंटी का इस्तेमाल सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है, पर मैंने अपनी सूझबूझ से पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। अरे तुमने ये क्या किया? ये सब कुछ सूझबूझ नहीं, लालच है। अब वो घंटी कभी काम नहीं करेगी। सीमा घंटी को तुरंत ढूंढकर बजा के खाने की मांग करती है। तुरंत तेज हवाएं चलने लगती हैं और बंगला
और बाकी सारी चीजें पहले जैसी हो जाती हैं। सीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने भाई से माफी मांगती है, पर राहुल उसे देवी से माफी मांगने के लिए कहता है और राहुल देवी को घंटी बजाकर बुलाता है। तभी तुरंत देवी वहां प्रकट हो जाती हैं और सीमा देवी से माफी मांगने लगती है। तभी देवी उससे कहती हैं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी घमंड नहीं करोगी और लालच भी नहीं करोगी। सीमा देवी से वादा करती है और दोनों भाई बहन अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। जादुई इंजेक्शन। एक गांव में रोहन और रोहिला रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हर जगह कोरोना वायरस नाम की महामारी फैली हुई थी। दोनों पति पत्नी बहुत डरे हुए थे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, अगर हमें कुछ हो गया तो पता नहीं इलाज कैसे कर पाएंगे। आप जाइए, आंगन में कुछ पेड़ लगा दीजिए, उससे ऑक्सीजन आता रहेगा। रोहन पौधे लगाने बाहर जाता है। तभी बगल का राजेश भागता हुआ आता है। अरे बाबू को कोरोना हो गया। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि मास्क लगा ले, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। हे भगवान, अब क्या होगा? सारे गांव वाले उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं, तू भी चल। गांव वालों के साथ भागता हुआ रोहन भी बाबू को लेकर अस्पताल पहुंचता है। गांव के आखिरी छोर पर एक अस्पताल था जो कि बहुत पुराना हो चुका था, पर कोई और चारा ना होने के कारण बाबू को वहीं ले जाया गया। हे भगवान, बाबू की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही गंभीर लगती है। मैंने आपसे कहा था, आपको पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब तो जब तक कोरोना की वैक्सीन ना मिले तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। अरे डॉक्टर साहब, बाबू के तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो दवाई दे के कोशिश कीजिए ना डॉक्टर साहब। पास के शहर में एक रिसर्च सेंटर है, अगर वहाँ से कुछ मदद मिल पाए तो शायद हम कुछ कर पाए। रोहन मन का बहुत साफ था। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत शहर के लिए निकल पड़ता है। उस सेंटर में एक गार्ड मिलता है। इस महामारी के समय में हम आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते और हमारे पास ना ही ऐसी कोई दवाई है जिससे हम आपकी मदद कर सके। अरे मेरा दोस्त बीमार है, कोई तो उपाय होगा। रिसर्च सेंटर के पीछे एक कमरा है, वहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं, शायद उससे आपकी कुछ मदद हो सकती है। रमेश गार्ड रोहन के साथ उसी कमरे में जाता है। कमरे की हालत कुछ अच्छी नहीं होती। सारी अलमारी जर्जर हुई पड़ी थी। रोहन अलमारी खोलता है, उसमें उसे एक इंजेक्शन पड़ा मिलता है। उसे तो दवाइयों की समझ थी नहीं, इसीलिए वो उस इंजेक्शन को लेकर गांव आ जाता है। इंजेक्शन को लेकर रोहन उसे डॉक्टर साहब को दे देता है। हम सारे गांव वाले हमेशा अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे, पता नहीं कौन सी दवाई उठाकर लेकर आ गए। ये कहकर डॉक्टर इंजेक्शन को कमरे में साइड में फेंक देते हैं। रोहन बहुत दुखी होता है कि वो रमेश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, पर पता नहीं उस इंजेक्शन में ऐसा क्या था जो रोहन उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो घर आता है, पता नहीं जी क्या हुआ है, बगल वाली भाभी की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनसे जब से मिलकर आई हूँ मेरी खांसी बंद ही नहीं हो रही है। रोहन बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी बीवी को गर्म पानी करके देता है और इंजेक्शन को कोने में रखकर सो जाता है। रात में जब उसकी आंख खुलती है, तब देखता है कि वो छोटा सा इंजेक्शन बहुत बड़े इंजेक्शन में बदल गया है। रोहन का जो कमरा बहुत पुराना और अजीब सा था, अचानक से बिल्कुल नया हो गया था। ये कैसा जादू है भला? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ?
लेकिन क्या फायदा अब इस जादू का। ये राजेश बीमार है, अब तो रोहिला भी बीमार हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी उस बड़े इंजेक्शन से रोशनी बाहर आ जाती है और एक छोटा सा इंजेक्शन बाहर आता है। रोहन उस इंजेक्शन को उठा लेता है। ये कैसा जादू है? शायद भगवान का कोई इशारा है। ये इंजेक्शन मैं रोहिला को लगा कर देखता हूँ। रोहन तुरंत उस इंजेक्शन को रोहिला को लगाता है। इंजेक्शन लगाते ही रोहिला तुरंत तंदुरुस्त हो जाती है। ये क्या लगाया आपने? मेरे शरीर में तो जैसे जोश वापस आ गया। लगता है ये जरूर कोई जादू इंजेक्शन है। जिस कमरे से मैं इसे लाया था उसकी हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन इसे लाने के बाद उसकी हालत एकदम ठीक हो गई और तुम्हें लगाने के बाद तुम भी इससे ठीक हो गई। अब मैं इस इंजेक्शन की मदद से रमेश को भी ठीक कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि इंजेक्शन पुरानी चीजों को एक नए रूप में ला देता है और हर बीमारी को ठीक कर देता है। रोहन उस बड़े जादुई इंजेक्शन के पास जाकर अपने दोस्त के लिए और पड़ोस की भाभी के लिए भी मदद मांगता है और तुरंत 2 इंजेक्शन वहां आ जाते हैं। रोहन एक जादुई इंजेक्शन बगल वाली भाभी को और दूसरा अपने दोस्त राजेश को लगवा देता है और दोनों तुरंत में ही ठीक हो जाते हैं। रोहन के पास जादुई इंजेक्शन होने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जैसे ही किसी की तबीयत खराब होती, तुरंत लोग रोहन के पास आते। आपको नहीं लगता कि हमें इस जादुई इंजेक्शन से अपने लिए एक घर भी मांगना चाहिए? कितना पुराना हो गया है ना ये हमारा घर। गांव वालों के लिए भी तो आपने सब कुछ मांग लिया और सब ठीक भी हो गए। अब मुझे लगता है ये सही नहीं होगा रोहिला। रोहिला के मन को शांति नहीं होती। वो रात भर बेचैन रहती है और उठकर जादुई इंजेक्शन के पास जाती है। मेरा घर बहुत पुराना हो गया है, मुझे एक नया घर दे दो। जैसे ही रोहिला ये बात कहती है, बड़ा जादुई इंजेक्शन वहां से गायब हो जाता है और कमरे की हालत पहले जैसी पुरानी हो जाती है। रोहिला बहुत घबरा जाती है और दौड़कर राजेश के पास जाती है। कोई बात नहीं रोहिला, मुझे तो लगता है ये जादुई इंजेक्शन सिर्फ तब तक हमारे पास था जब तक हमें इसकी जरूरत थी। अब जरूरत पूरी हो गई तो ये जादुई इंजेक्शन हमारे पास से चला गया है। कोई बात नहीं रोहिला, मुझे तो लगता है ये जादुई इंजेक्शन सिर्फ तब तक हमारे पास था जब तक हमें इसकी जरूरत थी। अब जरूरत पूरी हो गई तो ये जादुई इंजेक्शन हमारे पास से चला गया है। रोहन ने जिस प्रकार गांव के हर व्यक्ति की मदद की थी, गांव के एक बड़े सेठ को ये बात बहुत पसंद आ जाती है और वो रोहन को अपने पास काम के लिए रख लेता है। इसी तरह जादुई इंजेक्शन ना कि गांव वालों को बल्कि रोहन की भी मदद करता है और अपना काम करने के बाद वापस से उसी पुराने कमरे में पहुंच जाता है। जादुई परी और 3 इच्छाएं। एक समय की बात है, रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा चाची और उनके लड़के मोहित के साथ रहती थी। रिया के चाचा चाची बहुत ही बुरे और कठोर स्वभाव के इंसान थे। रिया के पिता ने अपनी जायदाद उनके नाम लिखी हुई थी और जायदाद के मुताबिक 18 साल का होते ही वो रिया के नाम हो जाएगी। रिया के चाचा चाची उसकी सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहते थे। रिया बहुत ही सुंदर और सीधी साधी लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। आसपास के लोग भी उसकी प्रशंसा करते थे। रिया के चाचा चाची जितना अपने बेटे मोहित से प्यार करते थे, उतना ही रिया से चिढ़ते थे। उसकी चाची रिया से घर के सारे काम कराती थी। ढंग से साफ कर, और हाँ, किचन में बर्तन भी पड़े हैं, उसे भी साफ कर दे। हाँ, रिया को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता था। वो उसी के घर में नौकरों की तरह रहती थी। उसकी चाची उसे खाना भी बचा कुचा देती थी। इतना सब होने के बाद भी रिया खुश रहने की कोशिश करती थी। रिया को चिड़ियाओं से बहुत लगाव था।
वो रोज सुबह अपने घर के बगीचे में चिड़ियाओं को दाना डाला करती थी और उनके बगीचे में ढेर सारी चिड़िया आ जाती थी। लो लो, तुम भी लो, पेट भर के खाओ। लेकिन रिया की चाची को ये बात पसंद नहीं आती थी। मूर्ख लड़की, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तुझे चिड़ियाओं को खाना खिलाना ही है तो घर से थोड़ा दूर जाकर खिला। उनकी आवाजों से मेरी नींद खराब हो जाती है। रिया का कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो बातें कर सके, इसीलिए वो अपने माता पिता की तस्वीर से ही बातें किया करती थी। माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप मेरे साथ होते। चाचा चाची मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। पता नहीं कब मैं भी बाकी लोगों की तरह जिंदगी जीऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी और नई नई जगह घूम भी पाऊंगी। काश मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। एक दिन रिया अपने बगीचे में पानी दे रही थी, तभी अचानक से एक चिड़िया रिया के पैरों के पास आकर गिर जाती है। चिड़िया के पंख पे चोट लगी हुई थी। रिया चिड़िया के पंखों पर दवाई लगा देती है और उसे पानी पिलाती है। चिड़िया पानी पीते ही चहकने लगती है। वो चिड़िया कोई और नहीं, एक सुंदर सी परी थी। वो अपने असली रूप में आ जाती है। हेलो रिया, मेरा नाम सोनम परी है। मैं तुम्हारे अच्छे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ही ले रही थी और तुम उसमें सफल हुई हो। तुम मुझसे कुछ भी 3 इच्छाएं मांग सकती हो, मगर ध्यान रहे मैं एक दिन में एक ही इच्छा पूरी करूंगी। मुझे चिड़ियाओं को उड़ता देखना बहुत पसंद है। क्या मैं भी उनकी तरह आकाश में उड़ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मगर तुम 1 घंटे के लिए ऐसा कर सकती हो। तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है और रिया के पंख आ जाते हैं। रिया अपने आप को उड़ता देख बहुत चौंक जाती है। रिया परी के साथ आकाश में उड़ने लगती है। रिया कभी बादलों के बीच में तो कभी सुंदर से झरने के ऊपर से उड़ती है। हे वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो देखो, नीचे घर कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ये कितना सुंदर नजारा है। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना खुश रिया आज तक नहीं हुई। समय पूरा होने पर परी रिया को नीचे ले आती है। ठीक है रिया, अब मेरे चलने का समय हो गया है। अगली 2 इच्छाएं तुम मुझसे कभी भी मांग सकती हो। बस तुम मेरा नाम 2 बार ले लेना और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तभी परी गायब हो जाती है और रिया भी अपने घर आ जाती है। रिया पूरी रात सोचती रहती है कि वो अगली इच्छा क्या मांगे। अगले दिन सुबह रिया जल्दी उठकर घर से थोड़ा दूर जाकर परी का 2 बार नाम लेती है। तभी तुरंत परी उसके सामने आ जाती है। बोलो रिया, तुम्हारी अगली इच्छा क्या है? मेरे पास ज्यादा पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। क्या मुझे नई नई ड्रेसेस मिल सकती हैं? जैसे ही परी अपनी छड़ी घुमाती है, वैसे ही रिया की ड्रेस एक सुंदर सी ड्रेस में बदल जाती है। ड्रेस को देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। लो रिया, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हुई और तुम्हारी ढेर सारी ड्रेसेस भी तुम्हारी अलमारी में पहुंच चुकी हैं। ये कहते ही बस परी वहां से गायब हो जाती है। घर आते ही रिया अपनी अलमारी खोलकर अपनी ड्रेसेस देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। इन्हें पहनने के बाद तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी। ए लड़की, ये नई ड्रेस कहाँ से आई तेरे पास? कहीं से चुरा के लाई है क्या? नहीं चाची, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, उन्हीं पैसों में से लेकर आई हूँ। रिया की चाची उसे बहुत डांट रही थी। तभी उसके चाचा पीछे से आते हैं और रिया को अपने कमरे में भेज देते हैं। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? अगर इसे इस बात का जरा भी बुरा लग गया और ये घर छोड़कर चली गई तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। कुछ ही दिनों की तो बात है, इससे थोड़ा प्यार से पेश आओ। उस दिन से रिया के चाचा चाची उससे अच्छे से बातें करने लगते हैं। रिया को भी उनका इतना बदला हुआ बर्ताव देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद रिया का जन्मदिन था।
रिया इस बात से अनजान थी कि उसके 18 साल के होते ही उसके चाचा चाची उसे घर से बाहर निकाल देंगे। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और रिया 18 साल की हो जाती है। उसके चाचा चाची एक कागजात पर उसके साइन ले लेते हैं, उनके नाम हो जाता है। घर नाम होते ही वो दोनों रिया को घर से बाहर निकाल देते हैं। रिया एक पेड़ के पास बैठी रो रही होती है। तभी उसे अपनी आखिरी इच्छा मांगना याद आता है। जैसे ही वो परी का 2 बार नाम लेती है, परी उसके सामने आ जाती है। बोलो रिया, तुम्हें तीसरी इच्छा क्या मांगनी है? मेरी तीसरी इच्छा है कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए, जिसके साथ मैं अपना सारा जीवन हंसी खुशी बिता सकूं। रिया, तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा पूरी होती है। मेरे जाते ही तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। बस ये कहते ही वो परी वहां से गायब हो जाती है। तभी अमीर खानदान का एक लड़का वहां आ जाता है और वो रिया से शादी का हाथ मांगता है। फिर रिया उससे शादी कर लेती है और अपना जीवन उसके साथ हंसी खुशी बिताने लगती है। दूसरी तरफ उसके चाचा चाची को उसका बेटा मोहित कुछ समय बाद घर से बाहर निकाल देता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।